दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के इस भाग में हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं और तथ्यों से अवगत होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी रियो समिट के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, परीक्षाओं की दृष्टि से पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था, 1992 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। रियो अर्थ समिट यानी रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान किसकी स्थापना की गई थी? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है, किसके तहत? तो यूएनएफसीसी के तहत। दोस्तों, अगला प्रश्न एक है कि धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना क्या है? तो एजेंडा 21 दोस्तों, ये धारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम संपोषणी विकास कहते हैं, उसके लिए एजेंडा 21 एक वैश्विक कार्य योजना है। इसके अलावा पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर कौन बल देता है? तो ये है एजेंडा 21। दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है इसके 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये 1972 में हुआ था और इसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 आयोजित किया गया था और इसकी मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता रही थी। दोस्तों, समझौते की समीक्षा 5 वर्ष पर करने के लिए और पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में आयोजित की गई थी और ये कहाँ? क्योटो जापान में आयोजित की गई थी। दोस्तों, रियो सम्मेलन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं एक चित्रात्मक ढंग से। देखिए, रियो सम्मेलन या विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो है पृथ्वी समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था और रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। दोस्तों, रियो +20 ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जून 2012 में और रियो +10 जो है ये जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में। तो देखिए, रियो सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, रियो +5 न्यूयॉर्क में 1997 में, रियो +10 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में और रियो +20 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जून 2012 में संपन्न हुआ था। अगला ये देखते हैं यहाँ पर एजेंडा 21। देखिए, एजेंडा 21 को दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एजेंडा 21 में जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे उसमें विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण संबंधी प्रावधान, इसके अलावा सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान, साथ ही साथ पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल और जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण पर बल दिया गया था एजेंडा 21 में। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख अधिनियमों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एनजीटी का फुल फॉर्म जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। दोस्तों, एनजीटी के बारे में और जानते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या हिंदी में इसको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहा जाता है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहा जाता है, ये 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया था और इसके द्वारा जो मामले देखे जाते हैं उनमें पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की जो हैं समस्याएं इनमें सुनी जाती हैं।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसका अन्य नाम अम्ब्रेला विधान या छाता विधान है। और इस अधिनियम को यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित करने का भारत का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसका उद्देश्य ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो कि जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, इसके निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों विभिन्न संगठन और संस्थान। यूएनईपी, देखिए यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। इसका पूरा नाम है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा जाता है। इसकी स्थापना 1972 में की गई और यूएनईपी का मुख्यालय दोस्तों नैरोबी, केन्या में स्थित है। अगला है दोस्तों, अगला जो संगठन है ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है नीरी। नीरी NEERI, इसको शार्ट में नीरी कहते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नीरी का मुख्यालय दोस्तों नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका आरंभिक नाम या प्रारंभिक नाम नीरी का केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान था। और इसकी स्थापना यानी नीरी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ये था वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम और दोस्तों वाटर सप्लाई और सीवरेज प्लान से संबंधित बीमारियों के शोध और विकास के लिए नीरी की स्थापना की गई थी। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, नीरी यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं यानी 5 रीजनल लेबोरेटरीज हैं। तो इसमें कौन कौन है? एक तो दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई। तो याद रखिए नीरी के अंतर्गत यानी राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई हैं। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नीरी जो है कार्य करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA, दोस्तों नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA है। इसका गठन वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। और राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA की स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत 1997 के तहत की गई है, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों के संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1997 के एक्ट द्वारा की गई है। अगला महत्वपूर्ण संगठन दोस्तों ये है WMO। WMO यानी दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन WMO के अंतर्गत किया जाता है। और 17 मार्च 1951 को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया था। WMO की स्थापना दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना 17 मार्च 1951 को की गई थी। अगला एक महत्वपूर्ण है EPA। इसका पूरा नाम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। 2 दिसंबर 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका की ये एक संघीय एजेंसी है। और इसका संबंध मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण और प्रवर्तन से है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी या पर्यावरण सुरक्षा जो अभिकरण है दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है।
परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1950 को। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का गठन कब किया गया? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। जलवायु का सही सूचकांक क्या है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति किसी भी जलवायु का सही सूचकांक है। जल में दलदली भूमि या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ये जलप्रिय पौधे कहे जाते हैं। और ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? उनको इको मार्क दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 यानी 1991 से की गई है। दोस्तों एक बुक है ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं दोस्तों। अगला है कि सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक हैं। प्राकृतिक कृषि या नेचुरल एग्रीकल्चर के अन्वेषक कौन हैं? तो ये हैं मासानोबु फुकुओका, प्राकृतिक कृषि के आविष्कारक या अन्वेषक। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन क्या था? तो ये दोस्तों पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था, स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन। और 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपको बताना है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में प्रतिवर्ष 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय या पर्यावरण दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। अगला है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों 1973 में पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था। और पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाक के मध्य समझौता कब हुआ? तो ये 21 अप्रैल 2001 को पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाक के बीच समझौता हुआ था। अब यहाँ पर आइए देखते हैं पारिस्थितिकी शब्द से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं और जो है पारिस्थितिकी किसे कहते हैं इसके बारे में। तो देखिए पारिस्थितिकी दोस्तों इसकी परिभाषा है कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द के प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हैकल हैं। और ओकोलॉजी OIKOLOGIE ओकोलॉजी नाम से इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ओकियोस का अर्थ होता है घर या आवास और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। दोस्तों यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन से हैं इसके बारे में आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। अजैविक घटकों में भौतिक, जलवायु घटक, अकार्बनिक और कार्बनिक घटक होते हैं। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के जो भौतिक घटक होते हैं इसमें प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति और वायु होता है। अकार्बनिक घटकों में जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन आदि, खनिज, चट्टान और कई प्रकार के तत्व, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि होते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र का जो कार्बनिक घटक होता है इसमें देखिए मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस और यूरिया होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है ये हमारा सन होता है। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले 1935 में AG टांसले ने
जो है प्रस्तावित की थी। और पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है और इसमें आकार के अनुसार परिवर्तन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात पारिस्थितिकी तंत्र की है कि ये एक खुला तंत्र होता है और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के आकार में भिन्नता होती है। अगला है दोस्तों, पारिस्थितिकी जो है ये व्यापक आयाम वाला है और ये मानव समाज, भौतिक पर्यावरण, साथ ही साथ जंतु, वनस्पति और जलवायु की क्रियाविधियों का अध्ययन करता है। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है और एक विचारधारा है कार्ल मोबियस की जो बायोसिनोसिस कहते हैं और फोर्ब्स की विचारधारा माइक्रोकास्म है। दोस्तों, पृथ्वी जो है हमारा ये विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब आइए देखते हैं दोस्तों खाद्यान्न और उत्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं कौन कौन सी हैं इसमें देखते हैं। ये देखिए व्यवस्था सेवाएं, इसके अलावा नियंत्रण सेवाएं, समर्थन सेवाएं और दोस्तों सांस्कृतिक सेवाएं और संरक्षण सेवाएं शामिल हैं। इसमें देखिए सबसे पहले व्यवस्था सेवाओं में पारिस्थितिकी तंत्र की जो व्यवस्था सेवा होती है उसमें खाद्यान्न और जल का उत्पादन, नियंत्रण सेवा में जलवायु और रोग का नियंत्रण, समर्थन सेवाओं में देखिए पोषण, चक्रण, फसल और परागण शामिल हैं। इसके अलावा जो सांस्कृतिक सेवा होती है इसमें आध्यात्मिक, शैक्षणिक और मनोरंजन सेवाएं हैं और संरक्षण सेवाओं में विविधता का अनुरक्षण शामिल है। तो दोस्तों ये थी पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न सेवाएं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए समुद्र जो है समुद्री जल होता है, ये पृथ्वी के जलमंडल का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र, क्योंकि ये पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का 97% भाग कवर करता है और समुद्र जल में सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाने वाला लवण है वो सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा अन्य प्रकार के लवण भी पाए जाते हैं जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड आदि, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है जिसको हम खाने के नमक के रूप में, साधारण नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है जैव मंडल। तो दोस्तों जैव मंडल जो है किससे निर्मित होता है आपको जानना जरूरी है। जैव मंडल का निर्माण मिट्टी, जल, वायु और सेल से निर्मित होता है और पतली परत जो है ये जैव मंडल की पतली परत पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में व्याप्त होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, इसको हैबिटेट या आवास कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संघटक क्या कहलाते हैं, ये स्वपोषित संघटक कहलाते हैं। वन, तालाब और झीलें किसका उदाहरण है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। दोस्तों मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो धान का खेत जो है ये मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसके अलावा समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है, तो ये सोडियम क्लोराइड होता है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा है दोस्तों ये इसको हम थोड़ा सा छोटे में कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं मोटे तौर पे, एक तो प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक में स्थलीय पारितंत्र होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वन, घास, स्थल और मरुस्थल होते हैं, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अलवणीय जल वाले और लवणीय जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। अलवणीय या मीठे पानी वाले तालाब, झील और झरना हैं, जबकि लवणीय झील वाले पारिस्थितिकी तंत्र लवण झील, ज्वारनदमुख और समुद्र आते हैं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का जो कृत्रिम या मानवीकृत रूप है उसमें कृषि, खेत खलिहान, जल जीवशाला और अंतरिक्ष यान शामिल हैं। अब आइए देखते हैं कुछ विविध प्रकार के प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए विविध प्रकार के प्रश्नों में जानते हैं कि टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक सूचनाएं।
तो दोस्तों टिकाऊ विकास के लिए जो आवश्यक सूचनाएं हैं इनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं और मनुष्य और उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। पर्यावरण से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसमें जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संबंध में और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति के बारे में होता है। लेकिन टिकाऊ विकास के लिए जो दूसरी मनुष्य और उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं हैं उसमें जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन और खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय और तकनीकी स्तर महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है? तो दोस्तों पर्यावरण अपकर्ष का मतलब ये है पर्यावरण को जो क्षति होती है या उसका अवनयन होता है, ये प्राकृतिक आवासों के विनाश, जैव विविधता की हानि और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से जो पर्यावरण को क्षति होती है इसको पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है। इस दोस्तों पर्यावरण अपकर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो जल चक्र की बात की जाए तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। आप जानते हैं समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर संघनित होते हुए बादल बनता है और फिर बादल बारिश के रूप में आता है। जल का वाष्पीकरण और जल चक्र जो है सौर विकिरण इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसको बहुत सामान्य रूप में हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए वृक्ष और घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का जो क्रम है वो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे घास को जो है टिड्डा खाता है, टिड्डा को छोटी चिड़िया खाती है और इसको देखिए यहाँ पर बड़े जानवर खा रहे हैं। इसके अलावा घास को हिरन खाता है, हिरन को चीता खाता है दोस्तों। घास गैंडा खाता है और गैंडा को आहार जो बनाता है वो शेर बनाता है। इसके अलावा बड़े पेड़ पौधे इनको जिराफ खाता है और इसको शेर अपना आहार बनाता है। तो ये जो है ये वृक्ष, घास स्थल और पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का क्रम था। दोस्तों खाद्य श्रृंखला क्या होती है या फूड चेन क्या होती है? तो सबसे पहले जानते हैं परिभाषा खाद्य की क्या है। ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है उसको फूड या भोजन कहते हैं। वनस्पतियां जो हैं स्वपोषी जो हैं ये होते हैं और जंतु खाद्य के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दोस्तों घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की जो खाद्य श्रृंखला है इसका सही घटक का क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए आप सही क्रम इस प्रकार से, घास है ये उत्पादक है, ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती है। घास को टिड्डा अपना आहार बनाता है इसलिए इसको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। टिड्डे को मेढक अपना आहार बनाता है, इसको द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और मेढक को सांप अपना आहार बनाता है, इसको तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। सांप को बाज आहार बनाता है, उसको उच्चतम उपभोक्ता कहा जाता है। यहाँ पर देखिए यदि आहार श्रृंखला की बात की जाए दोस्तों तो देखिए आहार श्रृंखला में यहाँ पर देखिए घास जो है ये स्वपोषी है। घास को जो है बकरी खा रही है, बकरी शाकाहारी उपभोक्ता है। बकरी को मनुष्य खाता है, मनुष्य सर्वाहारी उपभोक्ता में है क्योंकि मनुष्य जो है वनस्पतियों का भी आहार करता है और अन्य प्रकार के पशुओं का भी, पशु पक्षियों का आहार करता है। तो मनुष्य जो है एक सर्वाहारी उपभोक्ता के श्रृंखला में आता है। दोस्तों जैविक संघटक क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संघटक क्या हैं? इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो देखिए जैविक संगठनों का वर्गीकरण आप जानते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में किया जा सकता है। उत्पादकों में पेड़ पौधे, शैवाल आदि आते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता में जानवर, मनुष्य आदि आते हैं जो कि उत्पादकों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। और तीसरा स्तर है जैविक संघटक का अपघटक, इसमें कवक, जीवाणु आते हैं जो दोस्तों इन सभी उत्पादक, उपभोक्ता के मृत या सड़े गले जो है भागों पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं, देखिए महत्वपूर्ण साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम देखते हैं। तो स्वपोषी जो शैवाल हैं इनको छोटी मछलियां अपना आहार बनाती हैं और बड़ी मछली जो मांसाहारी उपभोक्ता है वो छोटी मछलियों को अपना ग्रास बनाती है। तो ये साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम है।
अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को दोस्तों। ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं वो क्या हैं? उनको प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहा जाता है। हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो पौधे करते हैं, जिनको प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। दोस्तों, समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइकोप्लैंक्टन्स या पादप प्लवक क्या होते हैं? तो ये मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा का उत्पादन करते हैं। अगला है कि अपघटक और उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित जीव क्या है? तो ये चींटी है दोस्तों। और ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों या हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। आइए देखते हैं तितली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, तितली जो है पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। इसकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में तितली कार्य करती है। ऊर्जा का प्रवाह जानते हैं दोस्तों। देखिए, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो ये सौर ऊर्जा है। जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र जो है धरती पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है और ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों ये एक दिशीय रूप में होता है। अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऊर्जा का प्रवाह ये उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ होता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ होता है। और जो महत्वपूर्ण बात ये है ऊर्जा के जो है ऊर्जा के प्रवाह में, वो ये है कि हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में कमी यानी ह्रास होता जाता है और इसको हम दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।